देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुंबई गोवा राजमार्ग पर सिर्फ कसेड़ी घाटी नहीं है जिसे प्रेत बाधित माना जाता है, बल्कि पूरे राजमार्ग को ही भूतिया माना जाता है। ये सड़क मांस प्रेमी चुड़ैलों का घर है जो खून और मांस की भूखी हैं। लोगों का दावा है कि उनके चेहरे, पीठ और गर्दन पर खरोंचे हैं। पीड़ितों का दावा है कि उनकी कार अचानक ही रुक जाती है और फिर उनके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। वैसे तो इस रास्ते के बारे में काफ़ी कहानी मशहूर है, मगर आज की ये कहानी देवदास जी से जुड़ी हुई है, जो इस कहानी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हमारे यहाँ दिसंबर का महीना चल रहा था। दिसंबर ठंड का महीना होता है, जहाँ पर ठंड इस कदर होती है कि रात में पैदल घूमना तो जैसे बीमारी को दावत देने जैसा हो। दोस्तों, उस रात में अपनी गाड़ी को लेकर बहुत ही अच्छे मूड में था। हालांकि रात के सफ़र को करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बहुत ही आराम से नाइट ट्रैवल को अंजाम देता। मैं बीच बीच में अपने मोबाइल को चेक करता रहता। गाड़ी चलाते चलाते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब आधे रास्ते को पार कर लिया है। इसी बीच मेरे फ़ोन की रिंग बजी। इस बार जैसे मैंने अपने फ़ोन की तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर मेरे साले सुभाष का फ़ोन था। मैंने फ़ोन को रिसीव किया और फिर कहा, साले साहब जी बताइए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैंने उन्हें पूरा एड्रेस बता दिया। मेरी बात सुनते उन्होंने घबराते हुए कहा, जीजा जी आप एक काम करिए, जितनी तेज़ हो सके गाड़ी को उतना तेज़ भगाते रहिए, जल्दी से घर पहुँच जाइए। दरअसल आज के दिन मैं अपनी बीवी को लेने के लिए उसके मायके जा रहा था। ऐसे में मेरे साले साहब का ये बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने उससे कहा, क्यों क्या हुआ, कोई समस्या होगी क्या? इस पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है, रात में वहाँ पर भूत घूमते हैं। अब उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई और फिर मैंने उनसे कहा, अरे कोई बात नहीं साले साहब जी, भूत प्रेत से तो मिलने की तो मेरी बचपन की इच्छा है, पर वो आज तक पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं अपने साले से कुछ और बात कर पाता कि अचानक ही मेरा फ़ोन खुद पे खुद ही कट गया। बाद में मैंने भी अपने मोबाइल को रखा और कार को थोड़ी रफ्तार से भगाने लगा। तभी मुझे रास्ते के ऊपर कोई नज़र आने लगा जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। वैसे तो रात के वक्त में किसी को लिफ्ट नहीं देता। जब मैंने ठीक से देखा तो मैंने पाया कि ये एक लड़की थी। जब मेरी गाड़ी उसके पास पहुंची तो मैंने पाया कि उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और वो देखने से काफ़ी परेशान लग रही थी। उसको उस होलिये में देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने थोड़ा आगे ले जाकर उसके सामने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। जैसे ही गाड़ी उसके सामने जाकर रुकी तो वो मेरे बगल वाले कांच से झांकते बोली, अजी सुनिए, वो क्या है कि मैं थोड़ी दिक्कत में हूँ, तो क्या आप मुझे आगे वाले टोल तक छोड़ सकते हैं? अब उसकी बात सुनकर एक बार के लिए मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने उस लड़की से कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने दुल्हन के कपड़े क्यों पहने हुए हैं और आप इस तरह इतनी रात को इस वीरान सड़क पर क्या कर रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली और उसके बाद कहा, देखिए गाड़ी में बैठकर आराम से बात करते हैं, मैं आपको पूरी बात आराम से बता सकती हूँ। अब मेरे अंदर भी इस बात का सस्पेंस बन गया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो इतनी रात को इस सड़क के ऊपर दुल्हन के लिबास में क्यों घूम रही थी। इसलिए मैंने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया और मैंने उसे पिछले वाली सीट पर बैठने को बोला, मगर वो पीछे बैठने के बजाय आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। पर मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी के एक्सीलेटर पर पाँव दबाकर गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। गाड़ी के अंदर म्यूजिक भी धीमी रफ्तार में चल रहा था और गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि बीच सड़क के ऊपर कोई साधन खड़ा था और आजू बाजू में वहां से निकलने की कोई जगह भी नहीं थी। ठीक से देखने पर पता चला कि वो एक वैन थी और उसके अंदर मुझे कुछ लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे उनकी नज़र हमारी गाड़ी पर पड़ी तो वो सभी हमारे सामने हाथ दिखाने लगे। ऐसे में मैंने गाड़ी को तुरंत ही बीच सड़क पर रोक दिया। आजू बाजू में जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। आसपास मुझे ना ही तो कोई घर नजर आ रहा था और ना ही दूर दूर तक किसी गाड़ी के आने जाने की कोई हलचल थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का हाईवे है जहाँ से गाड़ियों का आना जाना ना के बराबर है।
दूसरी तरफ मुझे उन लड़कों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं पहले तो गाड़ी से नीचे उतरा और फिर उनके पास पहुंच गया। जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, जल्दी से माल निकाल। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस माल की बात कर रहे थे। तभी उन्होंने चाकू दिखाया और मेरा पर्स वगैरह मांगने लगे। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया था। मैं यहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि कहीं ये लोग उस लड़की के साथ कुछ गलत काम ना कर दें। इसलिए मैंने उन लोगों से कहा, देखिए भाई साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने मुझसे मेरा पर्स वगैरह छीन लिया। लेकिन उसके बाद जैसे उनकी नज़र गाड़ी के अंदर पड़ी तो वो सभी एकदम से चौंक से गए और उन सभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैं समझ गया था कि इस बार उनका क्या इरादा था। तभी मैंने उन लोगों से कहा, देखो भाई साहब, आपने मेरे पैसे छीन लिए वो तो ठीक है, लेकिन अब आप इस लड़की के साथ कुछ मत करना। पर मेरी बात का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। उनमें से 2 लोग मेरी तरफ बढ़े, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करने वाले हैं। फिर इतने में ही उनमें से एक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और वो मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया था कि अब ये चाकू मेरे पेट को चीरने वाला है। और फिर वो भागते हुए मेरी तरफ बढ़ा। अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देखकर मेरी आंखें तो बंद ही हो गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। मेरा शरीर अभी तक नॉर्मल था और जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो मुझे अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि उस लड़की ने उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ रखा था और वो सभी लड़के हैरान हो गए थे। फिर जब मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई तो मेरा शरीर डर से कांप उठा। जितना डर मुझे उन गुंडों से नहीं लग रहा था, तो उससे कहीं ज़्यादा डर अब मेरे दिल में बैठ गया था। फिर जब मैंने उस लड़की का वो जला हुआ चेहरा देखा तो वो दिखने में अब बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई थी। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये एक चुड़ैल है। मैं वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन इन दोनों लड़कों ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। तभी उस महिला ने उस चाकू को अपने हाथ में लिया और जो आदमी मुझे चाकू से मारने के लिए भागा था उसने उसी के सीने में भोंक दिया। ये नज़ारा दहशत का एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखने के बाद एक कमज़ोर इंसान वाला दिल अपनी जान वहीं पर गंवा दे। अब ये देखकर तो मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरी आंखें दोबारा से खुल गई और उस भयानक दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर मेरा बदन कांप उठा। एक एक करके उसने उन सभी लड़कों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में वो सभी लड़के सड़क पर नीचे गिर पड़े। उनकी छाती से खून बहने लगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। मेरा शक उस वक्त यकीन में तब्दील हो गया जब मैंने देखा कि वो मरे हुए लड़के अपनी आंखें खोलकर वापस से खड़े हो गए थे। पहले भी मुझे लगा था कि ये एक मायावी दृश्य है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तभी मैंने देखा कि उन सभी लड़कों की गर्दन अब नीचे की तरफ झुकी हुई थी और उनके हाथ पांव हवा में उठे हुए थे। उनकी छाती के अंदर एक बड़ा सा छेद बना हुआ था, जिसे देखने के बाद एक दहशत भरा नज़ारा मेरी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए छप गया। उधर वो महिला मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी। उसका ऐसा रवैया मुझे बेचैन महसूस करवाने के लिए मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे उस महिला के कदम मेरी ओर बढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी बारी है। शायद उन लड़कों की तरह मेरा भी वही हाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो महिला मेरे पास पहुंची और ये देखकर मेरी हालत अब खराब होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये महिला क्या करने वाली है। तभी उस महिला ने हल्की सी आवाज़ में कहा, भाग जाए यहाँ से, वरना ये तीनों जने तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैंने आओ देखा न ताओ और भाग तो अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। और जैसे मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो महिला अभी भी वहीं के वहीं खड़ी थी। और उसके बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से सरपट गाड़ी को भगाने लगा। फिर जैसे मैं वहां से निकला तब मेरी सांस में सांस आई। थोड़ी दूर का सफ़र तय करने के बाद अचानक ही मेरी नज़र मेरी बगल वाली सीट पर पड़ी और जैसे मैंने वहां पर देखा तो मेरी सांस फूल गई। फिर मैंने देखा कि वो महिला अभी भी मेरे बगल वाली सीट के ऊपर बैठी हुई थी और उसने अपने बालों को अपने मुंह के ऊपर बखेरा हुआ था। मैं इस हालत में था कि मैं उस औरत से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। तभी मेरी नज़र साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि वो तीनों लोग मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। उनके भागने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो कभी भी मेरी गाड़ी को क्रॉस करके
आगे पहुंच सकते थे। एक तरफ उस महिला को अपने पास बैठा हुआ देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी, तो दूसरी तरफ उन लड़कों को देखकर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। तभी मैंने हिम्मत करते हुए उस महिला से एक सवाल किया और बोला, ये तीनों लड़के हैं कौन और मरने के बाद भी हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तभी उस महिला ने मेरी तरफ देखा। उसका ये बर्ताव मुझे बहुत ही खौफनाक लग रहा था। तभी उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। वैसे भी मैं तुम्हें बचाने के लिए ही गाड़ी में सवार हुई थी। उसका ये हल्का सा जवाब सुनकर एक बार के लिए मेरी थोड़ी टेंशन कम हो गई। फिर उसने कहा, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं एक इंसान हुआ करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक लड़के से फिक्स कर दी थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उस लड़के से हो। इसलिए मैंने घर से भागना ही ठीक समझा। मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और हमने ये फैसला किया था कि हम दोनों शादी वाले दिन ही इस शहर से फरार हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था। जब समय बीता और मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगा, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं वापस से अपने घर नहीं जाऊंगी और मैं उसका इंतज़ार यहीं पर करती रहूंगी। फिर मैं पैदल पैदल घूमते घामते टोल गेट की तरफ जाने लगी। तभी मुझे सामने की तरफ से एक गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखी। मुझे लगा कि ये गाड़ी उसी की होगी, इसलिए मैं सड़क के बगल में खड़े होकर उस गाड़ी का मेरे बगल में रुकने का इंतज़ार करने लगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई। मुझे लगा कि यही मेरे लिए सही मौका है, अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो उसके बाद का नज़ारा मुझे हैरान कर देने वाला था। दरअसल मैंने देखा कि जिस गाड़ी को मैंने अपने प्रेमी की गाड़ी समझी थी, वो किसी और की ही गाड़ी थी और उसके अंदर 3 से 4 लफंगे सवार थे। वो सभी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इनकी देखने की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन अकेले होने की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें बड़े ही नरम स्वभाव से कहा, देखिए भैया, मुझे आगे तक जाना है और आप मुझे कृपया करके परेशान ना करें। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत ही दर्दनाक काम किया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया और फिर भी जब उन लोगों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने मुझे भागती हुई गाड़ी से नीचे फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं पर भटक रही है। लेकिन मैंने भी उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा और फिर कुछ ही दिनों के बाद इसी सड़क पर घूमते फिरते मैंने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। और अब से मैं रोज़ाना उनके साथ यही करती हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक मैं अपने प्रेमी को नहीं ढूंढ लेती, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, उस महिला की बात सुनकर मेरा दम घुटने लगा था और उसके बाद मैंने उस महिला से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप मेरे साथ क्या करने वाली हो? मेरी इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम्हें अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना ये चारों लोग तुम्हें भी मौत के घाट उतार देंगे। अब ये पहले से भी ज़्यादा हैवानी वाले रूप में आ जाते हैं। मेरा इरादा तुम्हें मारने का था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को देखकर अब मेरा मन नहीं कहता कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूं। इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारी नीयत काफ़ी अच्छी है, इसलिए तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद उस महिला ने मेरी तरफ देखा और पता नहीं वो कहाँ हवा में धुआं हो गई। अब आगे का रास्ता मुझे खुद ही बनाना था। फिर जब मैंने पीछे की ओर देखा तो वो चारों जने अभी भी मेरी गाड़ी के पीछे भागते जा रहे थे। उनके सीने में अभी भी वो एक गहरा गड्ढा बना हुआ था और वो उसी रफ्तार में गाड़ी के पीछे भाग रहे थे जिस रफ्तार से वो पहले भी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। लेकिन अब की बार मैंने कार की रफ्तार को कम करने की बजाय उसकी पूरी स्पीड को छू लिया। गाड़ी इतनी रफ्तार से भाग रही थी कि मुझे सड़क के आजू बाजू की चीज़ भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी। फिर थोड़ी देर तक गाड़ी को उसी तरह भगाने के बाद जब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो लोग अभी भी गाड़ी की उतनी ही दूरी पर थे जितनी दूरी पर पहले मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैं समझ गया था कि उनकी गति की कोई सीमा नहीं है, वो कभी भी मेरी गाड़ी को क्रॉस करके आगे जा सकते थे। लेकिन इसी बीच मेरी गाड़ी उस पूरी सड़क को क्रॉस करते हुए एक गांव में दाखिल हो गई। मैंने मौके का सही फ़ायदा उठाया। दोस्तों, मैं पूरी रात वहीं पर रुका रहा। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं अपने बीवी के मायके पहुंचा और वहां जाकर मैंने पूरी घटना के बारे में वहां के लोगों को बताया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैं उस घटना से बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।